में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बचे हुए दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांगड़ा से टिकट दिया है और हमीरपुर लोकसभा सीट पर अनुराग ठाकुर के सामने राजपूत ही उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है, यानी सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, अनुसूचित जाति के नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस ने दो राजपूत और एक ब्राह्मण और एक आरक्षित सीट से अनुसूचित जाति के चेहरे को मैदान में उतारा है। हिमाचल में जातीय समीकरण पर ध्यान दें तो प्रदेश में अपर कास्ट का बोलबाला है। 51% से ज्यादा जो है सवर्ण है हिमाचल में, जिसमें 33% की बात करें तो जनसंख्या जो है वो राजपूतों की है। ब्राह्मणों की जनसंख्या जो है वो 19% के आसपास है। इसी तरह 25% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति की है। वहीं ओबीसी की जनसंख्या की बात करें तो पहाड़ी राज्य में 14% के करीब है। 5% के करीब हिमाचल में अनुसूचित जनजाति वर्ग है और 5% अन्य समुदाय की जनसंख्या है। ऐसे में राज्य में जब जब भी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हैं। हिमाचल में जातीय समीकरण बाकी प्रदेशों की तरह ज्यादा जटिल भी नहीं है। सवर्णों में सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण है और ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व को चुनौती भी नहीं मिलती है। हिमाचल में हिंदुत्व का जोर भी ज्यादा नहीं चलता है। इस बार कांग्रेस और विक्रमादित्य सिंह हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में चारों सीटों पर उसके प्रत्याशियों को 3 लाख से ज्यादा के वोटों के अंतर से हार मिली थी। कांग्रेस के दो प्रत्याशियों को 4 लाख से ज्यादा मतों से अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस को सभी चारों सीटों पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 2024 में भाजपा के सामने कांग्रेस ने सभी नए चेहरे उतारे हैं। कांगड़ा से आनंद शर्मा को उतारकर कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि वो शिमला से आते हैं। भाजपा ने भी कांगड़ा और मंडी में नए प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अनुराग ठाकुर 4 बार हमीरपुर से चुनाव जीत चुके हैं। ये किला भेदना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। वहीं शिमला सीट भी कांग्रेस के लिए 2009 के बाद नामुमकिन सी बनी हुई है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को ही टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारा है। तो मंडी में कंगना वर्सेस विक्रमादित्य सिंह है, कांगड़ा में आनंद शर्मा वर्सेस राजीव भारद्वाज है और हमीरपुर की बात करें तो यहां पर अनुराग ठाकुर वर्सेस सतपाल रायजादा। तो अनुराग ठाकुर और सतपाल रायजादा का मुकाबला हमीरपुर से होगा। यहां पर राजपूत ज्यादा हैं। राजीव भारद्वाज और आनंद शर्मा दोनों ब्राह्मण चेहरे जो है वो कांगड़ा से उतारे गए हैं। कांग्रेस ने हालांकि सबको चौंका दिया है और मंडी से कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सुरेश कश्यप और विनोद सुल्तानपुरी शिमला सीट से मैदान में हैं। तो बीजेपी ने 2 नए चेहरे उतारे हैं और कांग्रेस ने चारों ही चेहरे जो हैं वो नए उतारे हैं। राजपूत जो हैं 33% हैं, ब्राह्मण 19%, ओबीसी जो है वो 14% है, एसटी की बात करें 5%, अन्य समुदाय की बात करें तो 5% है। तो इस बार मुकाबला जो है थोड़ा अलग है। नए चेहरे कांग्रेस ने उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति थी या फिर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, ये तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। और इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे कि कांग्रेस ने इतना टिकट देने में इतना लेट क्यों किया, और लेट किया तो फिर सब कुछ चौंका दिया। आनंद शर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शिमला से आते हैं, लेकिन उनको कांगड़ा से टिकट दिया गया है। मेरे साथ नवनीत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और उज्जवल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हिमाचल से जुड़े हुए हैं, जो हिमाचल की राजनीति की खास ही जानकारी रखते हैं। इनसे चर्चा करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। उज्जवल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा ये बता दीजिए कि कल जो टिकट आए, नाम आए प्रत्याशियों के, उसमें आनंद शर्मा एक ऐसा नाम था जो चौंकाने वाला था। हालांकि सतपाल रायजादा का नाम पहले से चल रहा था। आनंद शर्मा शिमला से आते हैं और भाजपा की तरफ से अब यह कहा जाने लगा है कि यह बाहरी चेहरा है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी है या फिर कांग्रेस के पास लोगों की कमी थी, प्रत्याशियों की कमी थी? देखिए अनिल जी, कल जो 2 टिकटों का आवंटन हुआ है तो निश्चित तौर पे एक जो चौंकाने वाला फैसला रहा है वो रहा है कांगड़ा को लेकर। क्योंकि आनंद शर्मा जो मूलतः शिमला से बिलोंग करते हैं और जिनकी राजनीति दिल्ली में रही है, वो अचानक कांगड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित
किए गए। अब इसके अलग अलग पहलू हैं, अगर हम उन पे थोड़ा सा उन पे विचार करें कि लंबे समय से कांगड़ा में कांग्रेस एक कद्दावर चेहरा ढूंढ रही थी। तो कभी इसमें आशा कुमारी का नाम चला, कभी कांगड़ा से 2-3 चेहरों के नाम लिए गए, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगा कि हम पिछले 15 सालों से यह सीट लूज कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। और नए एक्सपेरिमेंट की दौड़ में अचानक से अनंत शर्मा का नाम आ गया। देखिए, अनंत शर्मा का नाम आने के पीछे जो एक नई बात उभर के सामने आई है, वो आई है भाजपा को काउंटर करना जातिगत समीकरण पे। भाजपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है, राजीव भारद्वाज। अच्छा, राजीव भारद्वाज की बात करें तो राजीव भारद्वाज भले ही संगठन में लंबे समय तक एक्टिव रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक मास लीडर वाली छवि नहीं है। इस चीज को कांग्रेस ने बड़ी गहनता से देखा और फिर मंथन हुआ कि हम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर किसको यहाँ प्रोजेक्ट करें। देखिए, जो सियासी खबरें छन के आई है उसके मुताबिक ये था कि अनंत शर्मा को पूछा गया कि हाईकमान द्वारा कि आप लड़ने के इच्छुक हैं तो हम आपको कांगड़ा से उतार सकते हैं। अब मैं जब अनंत शर्मा पे नई सी हामी भरी तो उनको यहाँ से कैंडिडेट अनाउंस किया गया। तो अब हम इसको अगर इस नजर से देखें कि अनंत शर्मा बाहर के हैं और वो कहीं ना कहीं भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी, तो ये बात इसलिए गले नहीं उतरती है कि अनंत शर्मा बेशक कांगड़ा पार्लियामेंट्री से नहीं है, लेकिन वो हिमाचली है। वो हिमाचल से बाहर नहीं। ये फार्मूला यूपी में चल सकता है, बिहार में चल सकता है, अदर स्टेट में चल सकता है, लेकिन हिमाचल में हिमाचल के ही लीडर्स को उतारा गया है जो एक्स कैबिनेट मंत्री रहा है, कांग्रेस का एक बड़ा नाम रहा है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को यह लगता है कि जो एक अंदर खाते गुटबाजी जो अभी जो है लास्ट फरवरी मार्च में जो एपिसोड हुआ था, 6 जो कांग्रेस के कैंडिडेट बाहर गए थे और बागी होकर उन्होंने बगावत करके भाजपा का दामन थामा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस पर भी मंथन किया कि अगर हम अनंत शर्मा को कांगड़ा से कैंडिडेट बनाते हैं तो कांगड़ा का वो खेमा जो फुटों में विभाजित है उसको एक किया जाए, और निश्चित तौर पे वो एक होगा। क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांगड़ा में अभी एंटी वीरभद्र कैंप ज्यादा एक्टिव नहीं है, जो है वो सुक्खू कैंप के साथ वो आ गया है। अब जो वहां पे बड़े नाम है, चाहे वो विप्लव ठाकुर हो, चाहे आशा कुमारी हो, ये अनंत शर्मा के साथ के हैं और निश्चित तौर पे ये अनंत शर्मा को सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस को ये लगता है कि जो भी यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं वो तमाम लीडर्स को एकजुट करके जो है वो यहाँ पे कांग्रेस के जो एक कैडर है उसको स्ट्रेंथन करेगी। एक तो ये बात आ गई। दूसरा जातिगत कार्ड आ गया। तीसरा जो अनंत शर्मा है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय छवि उनकी निश्चित तौर पे है, एक बड़ा नाम है, तो उससे भी कांग्रेस जो है वो इस इलेक्शन में बनाएगी। देखिए, ये तो एडवांटेज हो गई। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें एक पक्ष ये भी है कि अनंत शर्मा ने अभी तक कोई भी इस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ा है। तो सिर्फ एक उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था शिमला में 1982 में। तो काफी लंबे समय तक वो जो है वो हिमाचल की, खासतौर पर हिमाचल की पॉलिटिक्स से वो अछूते रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है वो कांग्रेस को ये लगता है कि अनंत शर्मा यहाँ जो है वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं पार्टी के लिए। ठीक है, नवनीत जी, आपका क्या मानना है? क्या लगता है आपको कि आनंद शर्मा को उतारकर कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है, या फिर कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं थे, मजबूरी थी, ब्राह्मण चेहरा उन्होंने उतारा है कांगड़ा की सीट पर? कांगड़ा का इतिहास क्या रहा है, आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि जातीय समीकरण वहां काम करता है या फिर जो देश की राजनीति की हवा जिस तरफ है उस तरफ वहां के लोग वोट करते हैं? जी अनिल जी, सबसे पहले बहुत आभार मुझे अवसर देने के लिए अपनी बात रखने का। आपने पूछा कि कांगड़ा में क्या आनंद शर्मा जी को उतार के कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, या क्या ये उनकी जो ये स्ट्रेटेजी है वो काम आएगी या नहीं।
आप देखें कि ये कुछ एक फैसले ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे परिस्थितियां होती हैं, और परिस्थितियों के बाद फिर उनको कोई ना कोई उसमें संदेश एनकोड कर दिया जाता है, जो फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनता उस संदेश को उसी संदर्भ में डिकोड भी करे। मैं क्या कह रहा हूं, उसका मतलब ये है सर कि सबसे पहले आशा कुमारी जी का नाम यहाँ से चला, तो ये कहा गया कि जी वो उनके कोई केसेस हैं या कोई केस था और उसके बाद वो हारी हुई है। उसके बाद उनका नाम काट दिया गया। उस एक गुट चाहता था कि आशा कुमारी आए चुनाव में, और एक गुट चाहता था, जो ज्यादा शक्तिशाली गुट था, वो चाहता था कि आशा कुमारी ना आए। उसके बाद जैसा उज्जवल जी ने आनंद कहा, शर्मा जी तो सीएम के खास हैं, और आशा कुमारी जो हैं वो चंबा से आती हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी भी राजनीतिक दल की चंबा से कैंडिडेट दें कांगड़ा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर राजेश शर्मा पीछे हट गए। फिर जब ब्राह्मण चेहरे की बात की गई, वो पीछे नहीं हटे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, जबकि वो बहुत आगे तक थे। उसके बाद आरएस बाली ने कहा कि भी मैं लोकसभा टिकट का त्याग करना चाहता हूं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, और मैं वहां नहीं जाना चाहता लोकसभा, क्योंकि मेरी कमिटमेंट्स हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। जैसा उज्जवल जी ने कहा, नो डाउट आनंद शर्मा जी बिल्कुल एक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पे उनका बहुत अधिकार है। 1982 में उन्होंने शांता कुमार से भी बड़े नेता दौलत राम चौहान जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और जब उस जमाने में जमानत जब्त हो जाया करती थी, वो सिर्फ 3000 वोट से हारे थे 1982 में। और उसके बाद वो, क्योंकि गांधी परिवार के क्लोज थे, अच्छा बोलते थे, अच्छा सोचते थे, अच्छी अभिव्यक्ति थी, इसलिए वो देश की जो ऊपर वाली राजनीति है उसमें उनका बहुत लंबा। लेकिन अब आप देखिए कि यही आनंद शर्मा जी हैं जो G23 का भी हिस्सा रहे, और ये कोई संयोग नहीं है कि गुरुग्राम से राज बब्बर जी को टिकट मिलता है, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी जी को टिकट मिलता है, और कांगड़ा से अपने आनंद शर्मा जी को टिकट मिलता है। उनकी छवि बहुत अच्छी है, कोई घोटाला गड़बड़ झाला उनके साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए उनके अगेंस्ट कहने को कुछ नहीं है, सिवाय इस तरह की एक छोटी चीज के जी वो शिमला के हैं या इधर के हैं या उधर के हैं। जबकि मुझे लगता है राजनीति में इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन असर तब पड़ता है जब लोग कंगना रनौत को बाहर का आदमी बताएं और आनंद शर्मा जी से को कहें कि ये घर के लोग हैं। फिर जब मानदंड हो तो फिर सबके लिए बराबर होने चाहिए। इसी तरह जब आशा कुमारी जी का नाम कटा तो ये कहा गया कि वो हारी हुई हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या सतपाल रायजादा जी हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट से क्या वो जीते हुए थे? तो ये अपनी अपनी सुविधा के लिए गढ़े गए मानक हैं। अब पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश दे दिया कि जो लोग हमारे आंतरिक लोकतंत्र में हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनको भी कभी ना कभी चुनाव का मौका या उनकी बात सुनते हैं, उनको अवसर प्रदान करते हैं। ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज। अब हिमाचल में मैसेज ये हो गया कि ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण है, और दोनों ही कैंडिडेट संयोगवश ऐसे हैं जिनका चुनावी राजनीति से सरोकार नहीं रहा है। लेकिन एक कैंडिडेट के पीछे उसका पूरा काडर है, एक कैंडिडेट के पीछे उसके पूरे पन्ना प्रमुख तक हैं। दूसरे कैंडिडेट को ये सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है, ये वक्त बताएगा। जहां तक ये एक थ्योरी है कि आनंद शर्मा जी के नाम पे सारे बड़े नेता इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ हद तक मैं उस थ्योरी से सहमत हूं, लेकिन मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि 10 या 11 जितने विधायक कांगड़ा से हैं वो सबके साथ एक सीट में जाएंगे। मुझे मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक इसमें शक है। ठीक है, आपने कांगड़ा की बात कर ली, हमीरपुर की बात कर लेते हैं। उज्जवल जी ये बताइए कि कांग्रेस के लिए एक तरह से अभेद्य किला है, ये भाजपा का गढ़ माना जाता है हमीरपुर, जहां से केंद्रीय मंत्री हैं। 2008 के बाद लगातार अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं, और कांग्रेस के पास यहां पर प्रत्याशी भी उतने मजबूत नहीं रहे हैं, और सतपाल रायजादा को जो 2022 में चुनाव भी हारे हैं उनको टिकट दिया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस यहां पर कुछ चमत्कार कर दिखाएगी? मुख्यमंत्री खुद हमीरपुर से आते हैं, उप मुख्यमंत्री खुद ऊना से आते हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार हमीरपुर में कुछ चेंज होने वाला है, या फिर कांग्रेस का वही हाल होने वाला है जो पिछले 4 बार हुआ है? देखिए अनिल जी, मंडी के बाद अगर हिमाचल में सबसे बड़ी हॉट सीट है तो वो हमीरपुर भी है, और निश्चित तौर पे हमीरपुर भाजपा का गढ़ है। 1998 से यहाँ भाजपा अपना परचम लहरा रही है। इसी परचम को तोड़ने के लिए, भाजपा को बैक फुट पर लाने के लिए
कांग्रेस इतना लंबा समय कांग्रेस ने लिया है कैंडिडेट अनाउंस करने में। देखिए, बहुत कैंडिडेट्स की यहाँ पे नाम चले और कांग्रेस को वही था कि यहाँ पे कद्दावर लीडर उतारा जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर सरीखे एक कद्दावर भाजपाई को पलटी देना, यहाँ से मात देना आसान नहीं है। अनुराग ठाकुर पिछले कई वर्षों से जिस तरह से उनका मार्जिन हमीरपुर सीट पर बढ़ा है, तो निश्चित तौर पे उनके मुकाबले अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो सतपाल रायजादा नहीं स्टैंड करते, जो एक तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है। नवनीत जी से मैं सवाल ले लेता हूं। नवनीत जी, आप भी बता दीजिए कि हमीरपुर सीट पर कांग्रेस कुछ करने वाली है या फिर वही हाल होने वाला है जो पहले हुआ है? हमीरपुर सीट पे मेरा आकलन सर ये है कि वहां कुछ नहीं होने वाला, पहले जैसे हाल। बीजेपी यानी एक तरफा जीत हासिल करेगी? एक तरफा तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पीछे नहीं है बीजेपी, एज बीजेपी का है। उसके पीछे थोड़ी सी वजह ये है क्योंकि वहां मैं थोड़ा सा खुल के बोलूंगा, एक शायद आप ये भी जान लीजिए कि 6 जगह उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और हमीरपुर वो क्षेत्र है जहां अब ये नारा एक तरह से सुनने में आ रहा है कि 1 वोट पीएम को 1 वोट सीएम को। तो वो अगर उस नारे को देखा जाए तो अनुराग जी आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आगे चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे दोष ये कोई अनुराग जी तो आगे चल ही रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को 27 फरवरी राज्यसभा चुनाव का जो प्रकरण हुआ उसके बाद अगर कांग्रेस चाहती तो बहुत अच्छे ढंग से अपना नैरेटिव लोगों तक लेके जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नहीं कर पाई। ये अपने अहंकार की जंग में उलझे रहे लोग। अब मैं नाम नहीं लूंगा कि किस किस का अहंकार आड़े आया, लेकिन उसकी वजह से बनाया एक जो नैरेटिव था, जो एक आख्यान था, वो इस पार्टी ने प्रतिस्पर्धियों को दी। ठीक है उज्जवल जी, मंडी सीट पे आऊंगा मैं। हिंदुत्व का मुद्दा जो है विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस लगातार उठा रही है। हालांकि हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल का इतिहास, चुनावी इतिहास ये कहता है कि वहां ये हिंदुत्व वाली चाल जो है वो नहीं चलती है। क्या लगता है आपको कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, कंगना या विक्रमादित्य सिंह? उज्जवल जी, थोड़ा सा जवाब। देखिए अनिल जी, मंडी सीट वीरभद्र परिवार की एक परंपरागत सीट रही है और वीरभद्र और प्रतिभा सिंह ने वहां पे कई इलेक्शन जीते हैं, तो निश्चित तौर पे विक्रमादित्य को वहां से लड़ाना कांग्रेस के लिए जो है वो एक बहुत ही तुरुप का पत्ता माना जा सकता है। और विक्रमादित्य के मैदान में आने से जो एक रामपुर है, जो उनका एक अपना एक पुश्तैनी अपना जगह है, उसके साथ चाहे हम टाइटल की बात करें, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इवन तक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, पांगी, भरमौर, यहाँ पे वीरभद्र को लेके वीरभद्र की काफी यहाँ पे सिंपैथी रहती है। और लास्ट बाई इलेक्शन में भी प्रतिभा सिंह यहाँ पे बहुत बड़ी लीड ली थी उन्होंने। तो ये कहना कि वहां पे कंगना जो है वो एक तरफा जाएंगी, ये कहना अभी ठीक है। तौर पे नवनीत जी, आप बता दीजिए कि विक्रमादित्य सिंह के मैदान में उतरने के बाद कंगना के लिए कितना टफ हो गया है मुकाबला? छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी, मेरा संक्षेप में यही कहूंगा कि वहां विक्रमादित्य सिंह एज है उनका, एज है। ठीक है। और शिमला में उज्जवल जी, शिमला में क्या होने वाला है? विनोद सुल्तानपुरी सिटिंग एमएलए हैं, केडी सुल्तानपुरी के बेटे हैं और वो लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं। आप सुरेश कश्यप की बात करें तो वो सिटिंग सांसद हैं वहां से, और मुझे लगता है कि 2009 के बाद कांग्रेस के लिए सीट भी नामुमकिन सी बनी हुई है। क्या लगता है आपको कि शिमला सीट पर इस बार कुछ प्रभाव डाल पाएगी कांग्रेस? देखिए अनिल जी, बिल्कुल कांग्रेस ने इस बार बहुत बड़ा दिल दिखाया है अपने विधायकों को इलेक्शन में उतारकर। और विनोद सुल्तानपुरी निश्चित तौर पे एक सशक्त उम्मीदवार है। उनके जो पिता है वो यहाँ से लगातार 6 बार एमपी रहे हैं, तो ये बात उनके हक में जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कांग्रेस का शिमला पार्लियामेंट्री पे जो उनके विधायक हैं, ये 11 उनके विधायक हैं और मोस्टली जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो इसी संसदीय क्षेत्र से हैं, तो वो चीज भी कांग्रेस के लिए वो एडवांटेज में निश्चित तौर पे रहेगी। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी भी वहां पे उनके लिए डिसएडवांटेज होगी। लेकिन कुल मिला के ये भी देखना पड़ेगा कि मोदी लहर यहाँ पे कितना काम करती है। बिल्कुल। नवनीत जी, आपका क्या मानना है शिमला सीट पर?
कौन सर मजबूत है? पहली बात तो जी जी, पहली बात तो ये है कि जितना, जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि किसी पार्टी ने बड़ा दम दिखाया है, अपना आत्मविश्वास किया है कि वो उन्होंने विधायक को खड़ा कर दिया है, मुझे लगता है ये ठीक है, एक स्ट्रेटजी होती है कि विनिंग कैंडिडेट को उतारा। लेकिन मैं अभी शिमला से लौटा हूं और मैं जितने लोगों से बात करता हुआ आया हूं, अभी तक ये एक चीज सामने आ रही है कि बार बार इलेक्शन की तरफ जाने का मन क्यों बनाया जा रहा है। और जब भी कोई विधायक इस तरह से, मान लीजिए अगर वो जीत जाते हैं, तो बाद में एक और बाई इलेक्शन जो है वो जनता को फेस करना पड़ेगा। मैं वहां किसी का एज नहीं देख रहा हूं, टक्कर है वहां शिमला में। मैं वहां मंडी की तरह ये नहीं कह सकता कि इसका एज है या उसका एज है, वहां मैं अभी तक टक्कर देख रहा हूं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े, अपनी राय दी आपने। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आनंद शर्मा को उतारकर कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली है। वहीं हमीरपुर सीट कांग्रेस के लिए पहले की तरह नामुमकिन सी बनी हुई है और रोचक मुकाबला जो है मंडी में है कंगना और विक्रमादित्य सिंह के साथ। तो जो चुनावी माहौल है अब और टाइट हो जाएगा। हिमाचल में जो स्टार प्रचारक हैं दोनों पार्टियों के, वो प्रचार के लिए उतरने वाले हैं और माहौल गर्म होगा, बयानबाजी और तेज होगी। लेकिन 4 जून को क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने आएंगे। सबसे तेज चुनाव नतीजे आपको इंडिया न्यूज दिखाएगा। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।